हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 दिसंबर, तो आज सभी को मैरी क्रिसमस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 दिसंबर के बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह 1 मिनट में क्विकली रिवीजन करेंगे पिछले दिन के करंट अफेयर का, जिससे आप थोड़ा सा वार्म अप हो जाओ सुबह सुबह और अपनी आज की दिनचर्या भी शुरू कर सको करंट अफेयर की। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर, जो कि हमारे भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और अभी हाल में कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख के चुनाव के बाद कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है साक्षी मलिक ने। और 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुई किसियांग झांग को दिया गया। इसके अलावा भारतीय जूट निगम ने किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, पाट मित्रों। अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद को बेचने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। एमएसएमई मंत्रालय ने 3 उप योजनाओं का अनावरण किया है, जिसमें है एमएससी उपहार योजना या गिफ्ट योजना कहें, एमएससी स्पाइस योजना और ऑनलाइन विवाद समाधान एमएससी योजना। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं संतोष झा, और वहीं गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अभी T2 टर्मिनल जो है ये बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसके T2 टर्मिनल को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है। और अरुणाचल प्रदेश में 42 वर्षों के बाद लापता रहने के बाद नामदफा उड़ने वाली गिलहरी देखी गई, नामदफा अभ्यारण्य में देखी गई है। और पद्म भूषण से सम्मानित राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी मोहिनी जी का निधन हो गया है। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले क्रिसमस की तो आप लोग को बधाइयाँ तो है ही, साथ ही साथ में क्रिसमस डे ऑफर भी चल रहा है। इसका आप सब लोग फ़ायदा उठाइए। कूपन कोड है सेंटा60। इस कूपन कोड का यूज करके आप हमारे जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं या ई बुक्स हैं, इनका आप लाभ उठा सकते हैं 60% डिस्काउंट पर। कूपन कोड है ये, इसको जरूर यूज़ कीजिए, जिससे आप इनका ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए ये ऑफ़र है, लास्ट दिन है, तो इस ऑफ़र का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। कहाँ पर? एमजेटी ऐप पर मिलेगा। और बैचेस के बारे में अगर बात करें तो यूपीपी का बैच है, SSCGD का है, बिहार SSC का बैच है, GS सफलता 3.0 है, और बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज भी हैं, हिंदी और पॉलिटी, और इसके अलावा इकोनॉमिक वगैरह के इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नाम मात्र की फीस पर, है ना। इससे सस्ता आपको कहीं और नहीं मिल सकता है, लेकिन क्वालिटी में सस्ता नहीं, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है हर एक क्लास की। आगे बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? नेशनल कंज्यूमर्स डे। तो ये मनाते हैं दोस्तों 24 दिसंबर को। कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता हैं कौन? तो देखो, कंज्यूमर्स बनता है कस्टमर से। कस्टमर यानी कि जो उपभोग करता है, जो चीज़ों को खरीदता है। अगर मान लो आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हो कहीं से भी, चाहे वो कोई सामान हो चाहे कोई सर्विस हो, आप कहीं से भी खरीद रहे हो और उसका जब उपभोग कर रहे हो तो आप कंज्यूमर हो। उपभोग करता मतलब कि कंज्यूमर, ठीक है ना, उपभोक्ता हो गया। तो अब उन कंज्यूमर्स को कभी कभी क्या होता है ना, उसके साथ धोखेबाजी हो जाती है। जैसे आप अभी भी देख रहे हो MLM वगैरह को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है इंटरनेट पर। तो फिलहाल जब कस्टमर्स को उसका राइट नहीं मिलता है, कस्टमर के साथ धोखाबाजी हो जाता है, तो उसके लिए भी एक आयोग भी है, ठीक है, कंज्यूमर फोरम भी है। तो इन्हीं चीज़ों को ये एक प्रकार से जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और इसे राष्ट्रीय ग्राहक दिवस भी कहते हैं, नेशनल कंज्यूमर्स डे। तो मतलब उपभोक्ताओं को जो मिलने वाला जो उनका अधिकार है वो मिले। उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस ग्राहकों के सम्मान में मनाया जाता है 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। अच्छा, ये विश्व भर में भी मनाया जाता है, लेकिन विश्व उपभोक्ता अधिकार जो दिवस होता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं, दोनों को याद रखना। 15 मार्च वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला कम पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, ठीक है जी। चलिए, तो उपभोक्ता के अधिकारों को दिलाने के लिए ये मनाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मुझे एग्ज़ाम का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन यूपी का ही कोई एग्ज़ाम था, उत्तर प्रदेश का ही कोई एग्ज़ाम था, शायद वीडियो का था कि पेट का था, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये पूछा गया था, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक जो है ये कब लाया गया था, कब पारित किया गया था। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको डीपली ध्यान से देखने होंगे, और ये आर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन।
इसको नोट डाउन कर लो। 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था और इसी वजह से 24 दिसंबर का दिन चुना गया है नेशनल कंज्यूमर डे के लिए। क्लियर है? दिसंबर महीने का महत्वपूर्ण दिवस आपके सामने है और ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए आज हम आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखो, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, अभी कुछ दिन पहले जब नॉमिनेशंस भेजे गए थे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा और भी बाकी जो भी खेल पुरस्कार हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है। लेकिन चूंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो होता है ये भारत में खेल का क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज ने और चिराग शेट्टी ने, इन दोनों को दिया जाने की घोषणा हुई है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। इन दोनों को दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा? ये दिया जाएगा जनवरी में, 9 जनवरी को अभी अनाउंस हुआ है। ठीक, वैसे ही जैसे नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट अक्टूबर में हो जाता है, दिया जाता है 10 दिसंबर को। यहाँ पर इन दोनों खिलाड़ियों को, दोनों ही युगल में खेलते हैं। युगल मतलब कि जोड़ी इनकी होती है एक साथ, ये डबल्स में खेलते हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं भारत के और ज़बरदस्त जोड़ी रही है, बहुत सक्सेस जोड़ी रही है। इन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स वगैरह जीते हैं भारत के लिए। यहाँ पर देखो बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाएंगे, जैसे कि 26 दिया जाएगा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार ये दूसरा सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार माना जाता है, खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल रत्न माना जाता है, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार होता है। ठीक है जी, तो 26 अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे इस बार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि कोच को दिया जाता है, यानी खिलाड़ियों के जो शिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है, खेल गुरुओं को। तो 5 दिया जाएगा इस बार रेगुलर कैटेगरी में और 3 दिया जाएगा लाइफ टाइम कैटेगरी में। 2 कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, एक रेगुलर एक लाइफ टाइम, है ना। तो 5 को दिया जाएगा रेगुलर कैटेगरी में और 3 को दिया जाएगा लाइफ टाइम कैटेगरी में। कब दिया जाएगा? 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देंगी ये सम्मान। यहाँ पर लिस्ट भी आपके सामने में लाया हुआ हूँ, लेकिन पूरी लिस्ट नहीं है। पूरी लिस्ट मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। PIB का आर्टिकल आपके सामने है। तो यहाँ पर देखो, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी सात्विक साईराज, इन दोनों को मिलेगा। ये दोनों ही किस खेल से हैं? बैडमिंटन से खेल से हैं ये, है ना। और यहाँ पर देखो, नेम ऑफ द स्पोर्ट पर्सन अर्जुन अवार्ड के लिए, अर्जुन अवार्ड के लिए टोटल 26 को दिया जाएगा। इनमें से कुछ आपको यहाँ दिख रहे हैं, जैसे ओजस प्रवीण, अदिति गोपीचंद और श्री शंकर, पारुल चौधरी, मोहम्मद हुसामुद्दीन, ऐसे ऐसे हैं खिलाड़ी। ठीक है ना, टोटल 26 खिलाड़ी हैं। यहाँ पर द्रोणाचार्य को देख लो, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार भी आ गया था एक पेज में, तो मैंने इसको भी ले लिया है। श्री ललित कुमार ये रेसलिंग के कोच रहे हैं। RB रमेश ये चेस के कोच रहे हैं। महावीर प्रसाद सैनी ये पैरा एथलेटिक्स के रहे हैं कोच। और श्रीवेंद्र सिंह ये हॉकी के। और गणेश प्रभाकर देवरुखर ये मल्लखंभ के हैं। तो इनको तो मिला है किस कैटेगरी में? इनको मिला है रेगुलर कैटेगरी में, मतलब अभी भी कोच हैं, अभी भी कोचिंग देते हैं। और श्री जसकीरत सिंह ग्रेवाल जो हैं, इनको गोल्फ कैटेगरी में मिला है। इसके अलावा श्री भास्करन ई को कबड्डी में। इसके अलावा जयंत कुमार पुसीलाल, इनको मिला है टेबल टेनिस में। ठीक है ना, तो ये पाए हुए हैं लाइफ टाइम की कैटेगरी में, लाइफ टाइम की कैटेगरी में। क्लियर है जी। और अर्जुन अवार्ड की पूरी लिस्ट मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। अर्जुन अवार्ड भी पूछा जाता है। आगे, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? अब साल भर ये क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट। पिछली बार क्या था? मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, यानी कि मोटे अनाज का या कहीं बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 2023 को। अब 2024 को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। पिछली बार वाला ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि भारत ने रिकमेंड किया था, तो कई एग्जाम्स ने उसको क्वेश्चन भी बनाया था। इस बार भारत ने नहीं रिकमेंड किया है। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूध, मांस, फाइबर, परिवहन जैसे संसाधन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है कैमलिट्स। तो इसीलिए इसे कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डे ये शुरू करने का फैसला लिया है? तो इसे शुरू करने की घोषणा की है बिहार ने। बिहार गवर्नमेंट ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डे शुरू करने का एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत क्या होगा कि जैसे ही कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो 75 दिन के अंदर पुलिसकर्मी जो हैं, जो जांच करता है, उनको चैलेंज क्या मतलब कि उनको लिमिट दी जाएगी कि इतने दिन के अंदर केस को सॉल्व करके दो। ठीक है ना, केस को सॉल्व करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बिहार पुलिस याचिकाकर्ताओं को 1 जनवरी 2024 से FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामले की जाँच पूरी करने का आदेश देगी।
मतलब ये नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएगा कि जब भी एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसके 75 दिन के अंदर अंदर केस को सॉल्व करो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हो, बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो एफआईआर दर्ज ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन लिख लेंगे, ठीक है, या फिर एनसीआर दर्ज कर लेंगे। एफआईआर दर्ज करने में बहुत मतलब इतना जल्दी होता भी नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी बात, अगर मान लो कोई मामला मिल भी जाता है, गंभीर भी रहता है, तो पता लगता है उसका एफआईआर अभी दर्ज भी नहीं हुआ, 2-2 4-4 दिन बीत भी जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर बिहार पुलिस को ये आदेश दिया गया है जिससे राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था है वो थोड़ा सा और सुधर सके। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना, ये एफआईआर का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार आपको यहाँ पर दिखेगा। बिहार अपना बॉर्डर ऊपर नेपाल से शेयर करता है, इधर उत्तर प्रदेश से, नीचे झारखंड से और इधर पश्चिम बंगाल से शेयर किया करता है। पटना इसकी राजधानी है। नीतीश कुमार जी यहाँ के सीएम हैं, 8 बार से ये सीएम हैं, 8 बार ये सीएम रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर दोस्तों सिमरी बख्तियारपुर झील है, गोगाबिल झील है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा कैमूर अभ्यारण्य ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। राजगीर अभ्यारण्य भी है, भीमबंधु अभ्यारण्य भी है। लोक नृत्य में बात करें तो जाट जटिन डांस, झुमरी डांस। इसके अलावा यहाँ पर एक लोक कला बहुत फेमस है, गोदना लोक कला जो है ये बहुत फेमस है, याद रखिएगा। यहाँ पर जिलों की संख्या 38 है, विधानसभा में 243 सीट है, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में यहाँ से 16 सीटें जाती हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है तो ये देखो 40 सीट है यहाँ पर। आगे, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को किस प्रधानमंत्री की जयंती पर, किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे दोस्तों ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे और इन्हीं की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसी को हम लोग देशवासी सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के नाम से, ठीक है। तो ये दिवस मनाया जाना कब से शुरू हुआ है? 2014 से। 2014 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं शासन दिवस, सुशासन दिवस के नाम से। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जो दोस्तों 25 दिसंबर 1924 से 16 अगस्त 2018 तक इनका जीवन काल रहा। ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। सबसे कम समय तक का प्रधानमंत्री रहने का, कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, 13 दिन का। एक बार 13 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री थे, एक बार 13 महीनों के लिए ये प्रधानमंत्री रहे और एक बार पूरा इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल किया, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो 3 बार ये प्रधानमंत्री रहे थे। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। इन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे, अच्छा, जिन लोगों ने बुक नहीं लिया है बुक ऑर्डर कर लें। बुक भी अगर आप ले लोगे तो फिर समझ लो अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे क्योंकि बुक मोटी भी है। 264 पेजेस की बुक है। अगर आप सोचोगे कि 10 दिन बाद 20 दिन बाद खरीदें उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें तो इतनी जल्दी कवर भी नहीं हो पाएगी, इतनी हल्की फुल्की भी बुक नहीं है ना। और समझ लो 600 से 700 पढ़ने का कंटेंट जो है वो 264 पेज में लाया गया है कंप्रेस करके। तो इस वजह से ये समझ लेना कि 600 पढ़ने का आप पढ़ रहे हो कंटेंट, तो समय लगेगा इसको पढ़ने में। काफ़ी लंबी बुक है और लेकिन ब्रह्मास्त्र है। अगर इसको पढ़ डाले फिर कोई सा भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के बैठना। खास करके जो आपका आरओ एग्ज़ाम लगा हुआ है ना उसके लिए तो समझ लो करंट अफेयर का रामबाण ही है। तो जा करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो अमेजन से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टेलीकॉम बिल 2023 को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। ये एक्ट किस एक्ट की जगह लेगा? तो टेलीकॉम बिल 2023 जो है ना ये भी अब एक्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये पहले लोकसभा से पारित हुआ और अब राज्यसभा से भी इसको मंजूरी मिल गई, मतलब यहाँ से भी पारित हो गया है। तो अब ये किसकी जगह लेगा, यानी कि किस पुराने बिल की, किस पुराने एक्ट की जगह लेगा ये बिल, अगर ये एक्ट बन जाएगा तो? क्योंकि अब राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई तो राष्ट्रपति जी का मुहर लगेगा, उसके बाद ये बिल बन जाएगा एक्ट। तो जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो किसकी जगह पर आएगा? तो ये आएगा दोस्तों टेलीग्राफ एक्ट 1885 की जगह पर, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 की जगह पर और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह पर। इन तीनों की जगह लेगा ये टेलीकॉम बिल 2023। ये तीनों को अपडेट करेगा ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखो पार्लियामेंट जो है ये पास कर दिया है टेलीकम्युनिकेशन बिल। तो ये अपने टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं
अश्विनी वैष्णव जी, है ना, रेल मंत्री भी हैं। तो इन्होंने ये जो है ये पास कराया। अब ये इन तीनों की जगह लेगा। अब ये विधेयक जो है ये सार्वजनिक आपात स्थिति के मामले में संदेशों के प्रसारण को रोकने को और इंटरसेप्ट करने के प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। मतलब इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि अगर मान लो कोई संवेदनशील या फिर कोई आपात स्थिति आती है तो इस सिचुएशन में हम किसी के भी मैसेज को या कहें कि कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया को या फिर मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ के साथ प्रसारण को रोकने की भी व्यवस्था की जाएगी और इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है। किसी के भी कॉल को, किसी की भी लोकेशन, किसी का भी कुछ ऐसा चीज़ जो है उसको ट्रैक करना हो तो वो भी किया जा सकता है विदाउट परमिशन। हाँ, यहाँ पर एक बात ये भी कही गई है कि जो सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी हैं केवल उन पर उतना प्रकार से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, कुछ विषम परिस्थिति अनटिल अनलेस ना हो जाए, लेकिन बाकी सभी पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है अगर कहीं पर ऐसी गंभीर स्थिति हो, कभी कहीं पर संवेदनशील मामले चल रहे हों उस जगह पर, ठीक है ना। जैसे कभी कभी दंगे वगैरह हो जाते हैं तो वो सोशल मीडिया के थ्रू और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है, ये चीज़ें इसमें मेंशन है, ठीक है ना। चलो, टेलीकॉम बिल है ये, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने भारतीय कुश्ती संघ से संबंधित विवादों को लेकर अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर दिया? तो दोस्तों, भारतीय पहलवान है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने अनाउंस किया कि अब वो अपना पद्मश्री सम्मान वापस करेंगे। इनको पद्मश्री मिला था 2019 में। पद्मश्री जानते हो आप, भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है और इसको ये वापस करने का फैसला लिए हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ से संबंधित विवाद चल रहा है। मैंने इसको लगातार कवर भी किया है आपके सामने। जब अध्यक्ष बने थे तब भी कवर किया, जब साक्षी मलिक ने इस्तीफा दिया तब भी संन्यास लिया, मतलब तब भी कवर किया। और यहाँ पर इन्होंने अब क्या कर दिया है, इसे वापस कर दिया है पद्मश्री सम्मान को। अब देखो, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गए, इसको लेकर के सरकार ने भी अब एक्शन लिया। अब आप कहोगे या तो कि इनके इस सम्मान को वापस करने से, देखो दो मत बन सकते हैं कि क्या इन्होंने सम्मान को वापस कर दिया इसलिए सरकार प्रेशर में आकर के एक्शन लिया ऐसा। दूसरा ये कहा जा सकता है कि चुनाव आने वाला है, इसको लेकर के कहीं ये बड़ा मुद्दा न बन जाए, इसको लेकर के सरकार ने पूरा कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। खैर जो भी है, मुझे तो दूसरा वाला ही लग रहा है क्योंकि इससे पहले भी ये लोग 2-3 महीनों तक दिए थे धरना, कुछ सुनवाई नहीं हुई थे। लेकिन इस बार बड़ी तेज एक्शन में आ गई है सरकार और क्या की, जो भारतीय कुश्ती संघ है पूरे संघ को निलंबित कर दी है। साथ के साथ जो नए अध्यक्ष बने हैं जिनको लेकर के विवाद चल रहा है, जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से, उनको वो अच्छे से पता लग गया होगा, मैंने बताया है। उस विवाद को, नए अध्यक्ष को लेकर के उन नए अध्यक्ष को भी हटा दिया गया और पूरे संघ को भी निलंबित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी वही है वैसे। तो यहाँ बजरंग पूनिया के बारे में जान लो, इन्होंने लेकिन उससे पहले ही अपना पद्मश्री वापस कर दिया है। तो वापस करने की दिशा में कारण यही था कि संजय सिंह जो है ये बने थे भारतीय कुश्ती संघ के नए प्रमुख। हालांकि अब सब कुछ सेटल हो गया, लेकिन अब ये दोबारा लेते हैं कि नहीं, ये बात की बात होगी। बजरंग पूनिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बजरंग पूनिया दोस्तों ये झज्जर हरियाणा में पैदा हुए थे 1994 में। 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल ये कैटेगरी में खेलते हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं, यानी कि पहलवानी करते हैं, रेसलर हैं। इनको पद्मश्री मिला था 2019 में और अब लौटा दिया इन्होंने। खेल रत्न भी मिला था 2019 में। अर्जुन अवार्ड इनको 2015 में मिला हुआ था। इन्होंने कौन कौन से मेडल जीते हैं जो प्रमुख हैं? प्रमुख मेडल में टोक्यो ओलंपिक में 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था बजरंग पूनिया ने। एशियन गेम्स में 2018 में गोल्ड जीत चुके हैं और 2014 में सिल्वर जीत चुके हैं, है ना। एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत सारे कॉमनवेल्थ में मेडल, एशियन चैंपियनशिप में बहुत सारे मेडल जीते हुए हैं, पूरी लिस्ट नहीं है यहाँ पर, है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस खेल संघ को निलंबित किया? देखो यही क्वेश्चन है अगला। भारत सरकार ने अभी हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है, पूरे इसके संघ को खत्म कर दिया है अभी के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आर्टिकल भी है, गवर्नमेंट सस्पेंड्स न्यूली फॉर्म्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो नया अभी संघ बना, मतलब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद नया संघ बना, नए अध्यक्ष बने, उन सभी को निलंबित कर दिया है और फिलहाल अगले आदेश तक जितने भी उनके फैसले लिए गए थे वो भी निलंबित कर दिए गए हैं, वो भी रोक दिए गए हैं। देखो, यूनियन स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑन संडे सस्पेंडेड द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। कारण क्या था मैं फिर से मोटा एक बार बता दे रहा हूं। देखो एक्चुअली में बृजभूषण शरण सिंह जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो इससे पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, काफ़ी लंबे समय से अध्यक्ष थे, उन पर
6 भारतीय महिला खिलाड़ियों ने रेसलर्स ने आरोप लगाए थे, छेड़खानी के और भी बहुत सारे आरोप लगाए थे। तो उसको लेकर के विवाद चल रहा था, विवाद बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा था। सभी लोगों ने, खिलाड़ियों ने, रेसलर्स ने धरना वगैरह दिया था। फिर जब देशवासियों का प्रेशर पड़ा तब फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। बीजेपी से वो सांसद हैं और इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर दोबारा जब चुनाव हुआ तो संजय सिंह बने अध्यक्ष। इनको 40 वोट मिला था चुनाव में, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये उन्हीं के करीबी हैं और फिर से वही सिस्टम लागू करवाएंगे। तो इस वजह से फिर से जो भी खिलाड़ी हैं वो फिर से धरने बैठने लगे। कोई इस्तीफा लेने लगा, कोई संन्यास लेने लगा, कोई मतलब कि अपना मेडल वापस करने लगा, कोई अपना ये पद्मश्री देखो इन्होंने वापस कर दिया था बजरंग पुनिया ने। तो इसको देखते हुए फिर से जब मुद्दा तूल पकड़ रहा था तो सरकार ने क्या किया कि पूरे के पूरे कुश्ती संघ को ही निलंबित कर दिया। साथ ही साथ इनके द्वारा जो बने थे संजय सिंह, इनके द्वारा जो भी नए नए फैसले अभी लिए गए थे हाल फिलहाल में, सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। ठीक है जी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1967 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे, हाल ही में यमन हूती विद्रोहियों के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने शुरू किया है दोस्तों ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। कहाँ पर शुरू किया है? ये शुरू किया है लाल सागर में। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के खिलाफ शुरू किया है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही अभी एक न्यूज़ आई थी कि भारत के कोस्टल एरिया के पास गुजरात में पहुंचते समय एक शिप पर एक अटैक हुआ, ड्रोन अटैक, और वहां पर वो शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसी घटनाएं जो हैं ये इस अरबियन रूट में होता रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो हूती विद्रोही हैं, हूती विद्रोही दरअसल यमन के हूती विद्रोही हैं और अपने समझ लो कि बगावत वाले जो होते हैं, वो हूती विद्रोही का जो संगठन है, आपने अभी एक वीडियो भी देखा होगा, अभी एक जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया था, उन्होंने वीडियो जारी भी किया था हूती विद्रोहियों ने। और देखो हूती जब विद्रोही बोलते हैं हम लोग तो ऐसा फीलिंग लगता है हम लोग को कि अरे ठीक है चलो कुछ कट्टा उठा लिए, बंदूक उठा लिए, उसके बाद फिर विद्रोह कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है। ये लोग हेलीकॉप्टर से आए थे पूरा शिप को कब्जा करने, और बहुत ही आधुनिक वेपन्स हैं इन लोग के पास, और इन लोग के पास मिसाइलें वगैरह भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं ये जो भी विद्रोही हैं ये। और कंपनीज हैं वो बेचती हैं, जानते ही हो, हथियार बेचने का ही खेल चलता है पूरी दुनिया में। फिलहाल यूएस ने अनाउंस किया है नेवल कोएलिशन टू डिफेंड रेड सी शिपिंग फ्रॉम हूती अटैक्स। रेड सी में, लाल सागर में हूती अटैक्स को से बचने के लिए उन्होंने किया है। आज तो मैप नहीं लगा है, वैसे मैं मैप में आपको बताया हुआ हूँ कि जो भूमध्य सागर है और लाल सागर है, इनको जोड़ने वाली है सुएज नहर। और सुएज नहर ही क्या करती है? एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो जो लाल सागर, जब सुएज नहर से ही वहाँ मेडिटेरियन सी से सुएज नहर होते हुए जब लाल सागर में जहाज़ आती है तो यहीं पर बगल में यमन से होते हुए निकलती है, और जब यमन से होकर निकलती है तो यहीं पर इसमें अटैक करते हैं हूती विद्रोही। यमन के हूती विद्रोही यहीं समुद्र में अटैक करते हैं और कभी कभी लूट लेते हैं, कभी कभी मतलब जो भी उनका रहता है हाईजैक वगैरह करना होता है तो वो कर लेते हैं। तो लाल सागर में इन सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है। किसने? अमेरिका ने। अब इसमें 20 देश जो है इसको शामिल कर रहा है। 20 देशों में बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, सेशेल्स और यूनाइटेड किंगडम, इन सबको शामिल कर रहा है। अब इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि नॉर्वे, स्पेन, इन लोग को, सेशेल्स वगैरह को क्यों शामिल कर रहे हैं। चलो सेशेल्स तब भी चलता है। नॉर्वे, स्पेन, नीदरलैंड, ये लोग अगर आप देखोगे कितने ऊपर है वहाँ पर यूरोप में, है ना। मैप अगर देख रहे होगे ध्यान से तो देखो ये कितने ऊपर है, और यहाँ पर ये बात हो रही है यमन की, इन लोग को क्यों शामिल कर लिए। लेकिन ये लोग है अपना मन से हर कोई संगठन बनाते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन किया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन दोस्तों अभी कहाँ पर हुआ? ये हुआ बोधगया, बिहार में। यहाँ चंपारण लिखा गया है, बोधगया कर लीजिए, बोधगया बिहार में हुआ है, ठीक है ना। बोधगया कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देखिए दलाई लामा जी आए हुए थे और इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, यानी कि उद्घाटन किया है। ये पहला इसका संस्करण था इंटरनेशनल संघा फोरम। ये बौद्ध धर्म के भिक्षुओं और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए था। 20 से 22 दिसंबर तक चला, 3 दिवसीय रहा। दलाई लामा ने इसका उद्घाटन किया है। दलाई लामा आप जानते हो तिब्बतीय आध्यात्मिक गुरु हैं, और अभी इनको 1959 के लिए मिला था क्या? 1959 के लिए एशिया का नोबेल मिला था। एशिया का नोबेल रमन मैक्स से मिला था 64 वर्षों के बाद। और अभी ये क्वेश्चन बनाया था वीडियो एग्जाम ने, 64 वर्षों के बाद इनको रमन मैक्स से
मिला था 1959 के लिए। 33 देशों के करीब 2000 के ज़्यादा विद्वान जो हैं ये आए यहाँ पर, अपने अपने विचार रखे। इससे पहले 2 से 12 दिसंबर तक 18वें अंतर्राष्ट्रीय टिप टिप का जब कार्यक्रम भी हुआ था, वहाँ पर भी सब लोग इकट्ठा हुए थे, है ना। चलिए, तो बिहार के बोधगया में हुआ था, बिहार हम लोगों ने जान लिया है। फिलहाल वीडियो को यहीं एंड करेंगे। क्रिसमस डे जो डिस्काउंट है इसका आप फ़ायदा उठाइए। कूपन कोड यूज़ करना है सेंटा 60 कूपन कोड यूज़ करना है, जिसके बाद आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बुक भी लेना हो बुक ले लीजिए आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी आज से हाँ यूपीपी की क्लास शुरू होने वाली है, तो आज आप लोग 4 बजे मिलिएगा जरूर हमसे, 4 बजे, ध्यान रहे, भूलना मत। निम्न में से किस राज्य के चर्च ऑफ एपिफेनी और बीकानेर हाउस को यूनेस्को का अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया? तो देखो, अवार्ड ऑफ मेरिट यूनेस्को का पाया है हरियाणा ने। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का मस्कट क्या रखा गया है? ये मस्कट वीरा मंगाई को रखा गया है। आज आपको क्या बताना है, ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और चौधरी चरण सिंह जी स्वतंत्र भारत के कौन से में प्रधानमंत्री थे? तो ये दोनों जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, 4 बजे सभी लोग को जुड़ना है। यूपीपी की क्लास होगी, यूपीपी ही नहीं, आप बाकी भी आसपास के उस लेवल के जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए वो क्लास महत्वपूर्ण होगी, जीके की, है ना। तो आपको सबको जोड़ना है शाम को 4 बजे लाइव। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।